प्रिय विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन पर चौथा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने असहयोग आंदोलन के कारण किए थे, जिसमें 1919 का जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो एक सुधार कार्यक्रम पेश किया गया था, उसके प्रति एक असंतोष था भारतीयों में। भारतीयों की आर्थिक दुर्दशा, सरकार का जो दमन चक्र है, फिर रॉलेट एक्ट आया, एक बहुत ही घृणित कानून। दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं था कि बिना किसी कारण से किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। वो कहते हैं ना दलील, ना अपील, ना वकील, ऐसा कानून। और फिर उसके प्रतिरोध में हुआ जलियांवाला बाग, लोग इकट्ठे हुए और फिर अंग्रेज़ों ने, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। और खिलाफत आंदोलन, उसी समय मुसलमानों का एक आंदोलन जो कि तुर्की के खलीफा के अस्तित्व को लेकर के था, ये कारण हमने किए थे। और गांधी जी जो अभी तक अंग्रेज़ों के सहयोगी थे, इन सब चीज़ों के बाद, और ख़ासकर जब ब्रिटिश संसद ने जनरल डायर को सम्मानित किया, उसको सब आरोपों से मुक्त कर दिया, महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उसका प्रस्ताव दिया। ये सब हमने बातें की थी। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की जो एक वेग है, उसकी प्रगति जो है, उसके बारे में। अगस्त 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी पुष्टि दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस में हुई। नागपुर कांग्रेस में भारत के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात माना जा सकता है विद्यार्थियों। दिसंबर 1920 की नागपुर कांग्रेस यानी अखिल भारतीय कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। निर्बल, क्रोधपूर्ण और आग्रहपूर्वक प्रार्थनाओं के स्थान पर अब दायित्व और स्वावलंबन की नई भावना जागृत हो उठी। नागपुर के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य समिति की बैठक 1921 के जो 19 वो साल है 1921 का, उसमें हर महीने विभिन्न स्थानों पर होती रही। महासमिति की पहली बैठक नागपुर में हुई, वहाँ कार्य समिति का चुनाव हुआ और 21 प्रांतों में महासमिति के सदस्यों की संख्या का एक वो उनको बांटा गया। जनवरी 1921 में नागपुर कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष सेठ जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुरी की उपाधि छोड़ दी और असहयोगी वकीलों की सहायता के लिए तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपया जमा किया। विद्यार्थियों, उस समय यह राशि बहुत बड़ी थी। 1 लाख रुपया उन्होंने कोष में जमा कर दिया। विद्यार्थियों, जमुना लाल बजाज के बारे में मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के रहने वाले थे। सीकर जिले में काशी का बास एक गाँव है, वहाँ के ये थे और महात्मा गांधी इनको अपना पुत्र मानते थे। स्वराज कोष में इन्होंने 1 लाख रुपया दिया। इस कोष से किसी वकील को 1000 रुपये और किसी भी राष्ट्र सेवक को 50 रुपये मासिक से अधिक नहीं मिल सकते थे। कलकत्ता अधिवेशन के बाद गांधी जी ने सारे भारत की यात्रा की और असहयोग आंदोलन का प्रचार किया। इसको हम महात्मा गांधी जी द्वारा जो ये असहयोग आंदोलन का प्रचार तो है, साथ में वो यह भी बताते थे कि आंदोलन किस ढंग से किया जाना है। आंदोलन की रूपरेखा बताते थे। लोग गांधी के कहे बिना ही असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगे। पंचायतों का निर्माण हुआ जो सफलतापूर्वक काम करने लगी। उम्मीदवारों ने जो चुनाव में खड़े हुए थे अपने नाम वापस ले लिए
और 2/3 से अधिक मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तथा अनेक स्थानों पर मत पेटियां खाली पड़ी रही। कौंसिल्स का बहिष्कार बहुत अच्छा, मतलब ये बहिष्कार का कार्यक्रम चला। देश भर में कितने ही वकीलों ने वकालत छोड़ दी और अपने को आंदोलन में दिलो जान से झोंक दिया। किसी ने अपने परिवार की परवाह नहीं की। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता दिखाई पड़ी। जनवरी 1921 के मध्य तक हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज स्कूल छोड़ दिए, परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। और अब जो हमारे राष्ट्रवादी थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्कूलों और राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें काशी विद्यापीठ, बंगाल और पंजाब के नेशनल स्कूल्स, राष्ट्रीय पाठशालाएं, दिल्ली का जामिया मिलिया उसी समय होता है। चरखा विद्यार्थियों, महात्मा गांधी का जो चरखा है, चरखा जिससे सूत काता जाता है, वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया और चरखा राष्ट्रीय चिन्ह बन गया। खद्दर तथा गांधी टोपी ने राष्ट्रीय पोशाक का, मतलब यूँ कहें कि वो एक उसका सिंबल हो गया। विद्यार्थियों, आज भी आप देखते हैं कि जो नेता लोग हैं वो खद्दर पहनते हैं, खादी, और टोपी लगाते हैं, खासकर कांग्रेस जो पार्टी के लोग हैं। ये तभी से चला आ रहा है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। हजारों राज्य कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को संगठित किया गया। जुलाई 1921 में बम्बई में कांग्रेस महासमिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद बुनने तथा खाद्य संबंधी विविध क्रियाओं की ओर देश का ध्यान गया। इस बुनने का मतलब विद्यार्थियों चरखा बुनने की तरफ से, इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए विदेशी कपड़े के बहिष्कार और खादी प्रोडक्शन में सख्ती लगाई गई। महासमिति ने यह भी सलाह दी कि तमाम कांग्रेसी आगामी 1 अगस्त से विदेशी कपड़ों का उपयोग करना छोड़ दें। 1 अगस्त 1921 से बम्बई और अहमदाबाद के मिल मालिकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने कपड़ों की कीमत मजदूरों के मजदूरी के अनुपात से रखें और वह ऐसी होनी चाहिए कीमत कि गरीब भी उस कपड़े को खरीद सकें, क्योंकि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होना था, बहिष्कार कर दिया गया था। तो अब स्वदेशी कारखानों के मालिकों से ये कहा गया कि दाम कम रखें। विदेशी कपड़े मंगाने वालों से कहा गया कि वे विदेशी कपड़ों के ऑर्डर कैंसिल कर दें और नए ऑर्डर ना भेजें। विद्यार्थियों, यह स्मरण रहना चाहिए कि इस समय कांग्रेस में पिकेटिंग के बारे में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और इस समय उसे सार्वजनिक संस्थाओं तक ही सीमित रखा गया। व्यापारियों से प्रार्थना की गई थी कि वे नशीली चीज़ों का व्यापार बंद कर दें। पूर्ण अहिंसा बनाए रखने के लिए राष्ट्र के प्रति कांग्रेस सतर्क थी। फिर भी दमन चक्र जो अंग्रेज़ों का बड़ा भयावह और विस्तृत रूप से जारी था। उत्तर प्रदेश में उसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा था। कई जगह तो गोलीकांड भी हुए। बहुत से लोग जेलों में डाल दिए गए बिना किसी मुकदमे। परिस्थिति यह थी कि देश के विभिन्न भागों में प्रांतीय सरकारों द्वारा किए गए दमन के उत्तर में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की मांग की थी। इतने पर भी यह प्रस्ताव पास किया गया कि सविनय अवज्ञा को उस समय तक स्थगित किया जाना चाहिए जब तक कि स्वदेशी संबंधी प्रस्ताव में उल्लेखित कार्यक्रम पूरा न हो जाए। उसी समय इंग्लैंड का जो युवराज था, युवराज के आगमन के संबंध में महासमिति ने निश्चय किया कि उनके आगमन के सिलसिले में सरकारी तौर पर तथा अन्य किसी प्रकार के समारोह में उसमें कोई भी
सम्मिलित ना हो और वहाँ भी असहयोग रहे। इस असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन ने भी पूरा समर्थन दिया। 8 जुलाई 1921 को कराची में खिलाफत आंदोलन का जो चल रहा था कॉन्फ्रेंस ने कहा कि सेना में भर्ती का बहिष्कार किया जाना चाहिए। मोपला के खिलाफत आंदोलन ने विशेष जोर पकड़ा जो दक्षिण भारत में था। वहाँ कुछ उत्पात भी हुआ। सरकार ने अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया और 2 वर्ष की सजा दे दी। इससे देश में रोष और बढ़ गया। जुलाई 1921 में ही गांधी जी के आह्वान पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। सितंबर 1921 में कलकत्ता में कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। दिल्ली की नवंबर 1921 की महासमिति की बैठक ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को अपनी जिम्मेदारी पर सत्याग्रह करने का अधिकार दे दिया। सत्याग्रह में करबंदी भी शामिल थी कि टैक्स नहीं देंगे हम। सत्याग्रह किस प्रकार प्रारंभ किया जाए इसके निर्णय का भार प्रांतीय कांग्रेस जो कमेटियां हैं उन पे छोड़ दिया गया। शर्त यह थी कि प्रत्येक सत्याग्रही ने असंतोष के कार्यक्रम के उस अंश को जो उस पर लागू होता है उसकी पूर्ति कर लो हो, यानी कि वो उसने पूरा किया हो। जैसे चरखा चलाना जानता हो, विदेशी कपड़ा त्याग चुका हो, खद्दर पहनता हो, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो, खिलाफत और जलियांवाला बाग और जो पंजाब के जो अन्याय हैं उनको दूर करने और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अहिंसा में विश्वास रखता हो, और यदि हिंदू हो तो अस्पृश्यता को राष्ट्रीयता के लिए कलंक समझता हो। विद्यार्थियों, गांधी जी की ये जो वर्किंग है ना, यही गांधी जी को एक जन नेता बनाती है। अब देखिए, इन्होंने जो शर्तें रखी हैं यहाँ एक सत्याग्रही के लिए कि कौन उसमें भाग ले सकता है, कौन गांधी जी का फॉलोवर हो सकता है। अब ये बातें आप देखिए, चरखा चलाना, विदेशी कपड़े का त्याग, खद्दर पहनना, हिंदू। विद्यार्थियों, तो गांधी जी के जो कार्यक्रम है, जो सामाजिक कार्यक्रम है, जब वो हिंदुओं में अस्पृश्यता दूर करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, गांधी जी आम सब लोगों को वो एड्रेस करते हैं, तो वो जननायक बनते हैं, जन जन के नेता बन जाते हैं। और कांग्रेस जो अभी तक केवल 1885 के बाद से लेकर अब तक शिक्षित लोगों का एक समूह था, वो जन जन का एक वो दल बन जाता है। अब विद्यार्थियों, सरकार का जमन चक्र बहुत तेज़ी से चलता है और दफ़ा जो धाराएं हैं 144 और 108, इनका प्रयोग बड़ी आम बात हो गई। राष्ट्रीय नेताओं को अनेक स्थानों पर रोक दिया गया, वो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते थे। मार्च 1921 में ननकाना कांड होता है। मार्च के पहले सप्ताह में गुरुद्वारा में कुछ सिख इकट्ठे हुए, शांतिमय समुदाय था। एकाएक उन पर सैनिकों ने धावा बोल दिया, गोलियां चली और उसमें जो आंकड़ा है 195 लोगों की मौत हुई। सरकारी आंकड़ा 70 बताता है। ननकाना साहब जैसा भीषण कांड पहले कभी नहीं हुआ था। सरकार ने ज्यों-ज्यों आंदोलन को दबाने की चेष्टा की, त्यों-त्यों वह अधिक जोर पकड़ता गया। 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज के भारत आगमन पर उनके विरोध में चारों तरफ प्रदर्शन हुए। उसके विरोध में कांग्रेस के पूर्व निश्चय के अनुरूप युवराज की अगवानी से संबंध रखने वाले सब प्रोग्राम्स का बहिष्कार किया गया। जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। युवराज के बम्बई पदार्पण के दिन शहर में केवल मुठभेड़ ही नहीं हुई बल्कि 4 दिनों तक दंगे और खून खराबा हुआ, जिसमें 53 लोग मारे गए, 4000 लोग घायल हुए, 400 लोग। ये दंगे सरोजनी देवी और गांधी के रोकने से भी नहीं रुके।
गांधी ने जब तक शांति स्थापित न हो जाए जनता को ज्यादतियों का, ये जो जनता ने हिंसा की उसको प्रायश्चित करने के निमित्त 5 दिन का व्रत लिया। युवराज 25 दिसंबर को कलकत्ता जाने वाला था। बंगाल सरकार ने पहले से ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार स्वयंसेवकों की जो भर्ती करना गैर कानूनी करार दे दिया था। बहुत से आदमी गिरफ्तार हुए, जिसमें देशबंधु दास, उनकी धर्मपत्नी, उनका परिवार, उनके पुत्र गिरफ्तार किए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब की बारी आई। अहमदाबाद कांग्रेस के, ये अहमदाबाद में जो लाला जी है, पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, और ये जवाहरलाल नेहरू हैं, इन लोगों को भी जेल में बंद कर दिया। इस प्रकार से जो ये असहयोग आंदोलन है वो एक बड़े वेग के साथ में विद्यार्थियों आगे बढ़ रहा था। शेष अगले व्याख्यान में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।